Hello friends, welcome to the class of Quality Assurance, and this course is in B.Pharm 6th semester, and the code of this subject is BP606T. The topic today to discuss is waste disposal in pharmaceutical industry. Now the pharmaceutical industries are actually dealing with different types of products. They may be right from the raw material, right from the bulk drug to the injectable or any kind of biological drug they are producing. So there is a very one of the very serious concern in pharmaceutical industry is about the waste disposal, and this topic is actually included in the unit 4 of the quality assurance syllabus in B.Pharm 6th semester. So let's start the today's topic, that is waste disposal in pharmaceutical industry. So first of all, what is this waste? Waste होता क्या है? This waste is defined by the Environment Protection Act 1990. Those substances which fall out of commercial chain of utility due to any kind of reason. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि कॉमर्शियल चेन से बाहर हो गया, ठीक है, अगर वो कॉमर्शियल चेन है, वो बन रहा है, सेल हो रहा है, लेकिन वो कॉमर्शियल चेन से बाहर हो गया, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर क्लासिफाइड इन दी वेस्ट, ठीक है, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन. उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. नाउ फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फार्मास्यूटिकल industries. Now a number of methods for safe disposal of pharmaceutical are described, और वो हम आगे पढ़ेंगे भी. Now these are methods which involve minimum risk to public health and the environment and includes those suitable for countries with limited resources and equipment. अब कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, ये सब डिपेंड करता है कंपनी के लेजिस्लेशंस के ऊपर, उसके रूल्स क्या है ना, और कोई भी जो कंट्री है वो कितना इन्वेस्ट कर सकती है. ये सब चीज़ों के ऊपर ये फैक्टर्स हैं जो कि समटाइम्स डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ एनी ड्रग. नाउ फार्मास्यूटिकल शुड नेवर बी यूज्ड एंड शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज फार्मास्यूटिकल वेस्ट. ठीक है, तो किस कंडीशन में हम फार्मास्यूटिकल किसी भी ड्रग को या फार्मास्यूटिकल्स को वेस्ट कहेंगे? द फर्स्ट थिंग, ऑल एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स. जो भी फार्मास्यूटिकल एक्सपायर हो गया उसे हम किस में, वो ऑब्वियसली उसको हम यूज़ तो करना नहीं है उसको दोबारा, ठीक है. देन दिस एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स आर क्लासिफाइड अंडर वेस्ट और इसका हमें डिस्पोजल करना पड़ेगा. Then second thing, all unsealed syrup और आई ड्रॉप, एक्सपायरी और अनएक्सपायरी. अब कोई भी अगर ऐसा सिरप है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है जो कि अनसील्ड है, आपने देखा होगा मार्केट में सारे जो ड्रग्स आती हैं वो सील्ड आती हैं. सो इफ़ देयर इज़ एनी अनसील्ड सिरप और आई ड्रॉप, आई ड्रॉप्स तो अगर अनसील्ड है तो आप खुद समझ सकते हैं उसमें कॉन्टामिनेशन हो सकता है. दैट कैन बी दैट देयर इज़ अ चांस दैट इफ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, that may cause a serious allergic reaction or any kind of this infection in the eyes. तो इसीलिए ऐसा कोई भी कंपोनेंट अगर रहता है तो उसे हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट ही कहेंगे. देन ऑल कोल्ड चेन डैमेज्ड अनएक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स. देखिए बहुत से ऐसे फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है, और अगर कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो भी ऐसे कंपोनेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है, अनदर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, देन गामा ग्लोबुलिन्स, देन वैक्सीन्स, ये सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको कि स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड चेन्स की यूज़ करना पड़ता है. अब मान लीजिए कि कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है ना, फॉर एग्जांपल इंसुलिन ही है, and we don't have a cold chain to store that means वो expire हो गया. then those products will also be classified under pharmaceutical waste.
उसको यूज़ करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा. Then all bulk or loose tablets and capsules, if unexpired, this should be used when the container is still sealed, properly labeled and still within the original unbroken blister packs. अब कोई भी फॉर्मुलेशन है, फॉर एग्जांपल टैबलेट है, अब टैबलेट है तो उसको स्ट्रिप में होना चाहिए, ब्लिस्टर में होना चाहिए. अब मान लीजिए वो नहीं है, वो लूज़ है, तो फिर उस टैबलेट को अगेन यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है. तो वो जो फॉर्मुलेशन होगा दैट इज ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर दिस फार्मास्यूटिकल वेस्ट. देन ऑल अनसील्ड ट्यूब्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा अनएक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड, है ना, वो चाहे वो एक्सपायर हो चाहे ना हो. ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाला केस हमने पढ़ा था, ये भी इसमें भी ऐसे ही था, कोई एक्सपायर हो चाहे ना हो. ठीक है, लेकिन फिर भी उसे हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट में ही क्लासीफाई करेंगे. अनसील्ड ट्यूब्स ऑफ क्रीम्स, क्रीम्स जो होती हैं वो सील्ड होती हैं. हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो क्रीम होता है रिटेलर से, तो आपने देखा होगा वो सील होती है, प्रॉपरली उसमें सील होती है, एक एल्युमिनियम की या फिर किसी भी मेटल की सील होती है. अब वो सील नहीं है, ऑइंटमेंट में कोई सील नहीं है. ठीक है, तो चाहे वो एक्सपायरी हो चाहे ना हो, उससे क्या होता है, लेकिन फिर भी वो वेस्ट में ही क्लासीफाई किया जाएगा. देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम. अब शेड्यूल एम हमारा क्या कहता है, शेड्यूल एम हमारा कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का. तो ये वेस्ट के बारे में ये क्या गाइडलाइन देता है, थोड़ा हमको इसको समझते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजल मेथड्स के बारे में. तो देखो ये क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड एफ्लुएंट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम द मैन्युफैक्चर शैल बी इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्ट के हिसाब से ही सारा जो डिस्पोजल है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं उनके जो एक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग डिस्पोजल वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए होने चाहिए. देन ऑल बायोमेडिकल वेस्ट. ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट भी एक तरह का वेस्ट ही है अपार्ट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल वेस्ट. ठीक है, तो उसके जो डिस्पोजल होता है, बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स है 1996 के हिसाब से किया जाता है. अदर देन दिस एडिशनल प्रिकॉशन शैल बी टेकन फॉर द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रिजेक्टेड ड्रग्स. ठीक है, रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी हो सकते हैं दैट मे बी रिजेक्टेड, उसे हमने रिजेक्ट कर दिया, तो जब उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसको तो हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा ना. तो उसका भी रिजेक्शन, जो भी ऐसी ड्रग्स हैं वो तो मार्केट में पहुंचे ही नहीं, लेकिन उनका रिजेक्ट होने के बाद भी उसका जो डिस्पोजल है दैट शुड बी सेफ, उसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. देन प्रोविजन शैल बी मेड for the proper and safe storage of waste material awaiting disposal. Hazardous, toxic substances and flammable material shall be stored in suitably designed and segregated enclosed areas in conformity with central and state legislation. ठीक है, तो ये सारा देखो यहाँ पर जो शेड्यूल एम हमारा कहता है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है. कोई भी ऐसा हजार्डस में केमिकल है, ऐसा कुछ भी है जो फ्लेमेबल मटेरियल है, उसको हमको इस तरह से रखना है कि वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के हिसाब से उसे स्टोर करके रखना है. ठीक है, और ऐसा जितना भी वेस्ट है उसका एक प्रॉपर और सेफ डिस्पोजल होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द लेबलिंग. डिस्पोजल लैंडफिल डिस्पोजल मेथड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये जो डिस्पोजल मेथड्स होते हैं उसमें जो पहला तरह का मेथड होता है दैट इज लैंडफिल. अब लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट और वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड है ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट. ये भी बेसिकली 3 तरह का होता है. देयर इज आवर 3 टाइप्स. द फर्स्ट थिंग इज द ओपन अनकंट्रोल्ड नॉन इंजीनियर्ड डंप, और ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है. ठीक है, लेकिन अब देखिए इसका भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है. एक तो ये बहुत ही कॉमनली यूज लैंड डिस्पोजल मेथड है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक लैंड है, खाली वेस्ट लैंड है, उसमें हमने जो मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया. और ये यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज इसको यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते. ये वाला जो मेथड है ओपन अनकंट्रोल इंजीनियर डंप,
ये नॉन इंजीनियर डंप सॉरी, तो इसे रिकमेंड नहीं किया जाता एक्सेप्ट एज ए लास्ट रिजॉर्ट, जब तक हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि हम इसे ओपन अनकंट्रोल्ड छोड़ दें, ठीक है, ओपन है पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है, वो उसको कोई भी एसेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ हम तभी यूज़ करेंगे जबकि हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है, ठीक है, हमारे पास इतने एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से कवर कर सकें, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली दी ओपन अनकंट्रोल्ड नॉन इंजीनियर डंप। इमोबिलाइजेशन ऑफ द सॉलिड सेमी सॉलिड्स एंड पाउडर्स इज प्रेफरेबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं, सेमी सॉलिड्स, पाउडर, इन सबको इमोबिलाइज मतलब एक जगह इकट्ठा करके मतलब उसको डंप कर दिया, ये एक आसान सा तरीका होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट फॉर अनट्रीटेड कंट्रोल्ड सब्सटेंस। लेकिन अगर कोई कंट्रोल सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक सब्सटेंस है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन को आप इस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी सब्सटेंस होगा उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता। Next type of this is the engineered landfill. Now this some feature, there are basically some feature to protect the loss of chemicals into aquifer. तो अभी हमने इसके पहले जो अनकंट्रोल्ड वाला पढ़ा था उसको हम डिस्पोज करते हैं, तो उसमें जैसे बारिश हो रही है तो उसमें से जो रेन वाटर होता है वो आसपास के एक्वेटिक एनवायरनमेंट को, अंडरग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, देयर इज सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, तो उससे क्या होगा कि जो ये प्रॉब्लम जो होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। वेस्ट सॉलिड्स होते हैं, सेमी सॉलिड्स एंड पाउडर्स, प्रेफरेबली आफ्टर इमोबिलाइजेशन, पीवीसी, प्लास्टिक्स, इन सब चीज़ों को डिस्पोज करने के लिए हम ये इंजीनियर्ड लैंडफिल को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं इसको कि ये जो वेस्ट होता है ना वो हम उसमें जो आसपास का एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है या जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें वो मिक्सअप नहीं हो पाता। देन हाईली इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल, अब इस नाम से ही शायद आपने इंटरप्रेट कर लिया होगा, ये हाईली इंजीनियर्ड होता है, इसमें काफ़ी ऐसे मेजर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, एक प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन यहाँ पर बने रहें, किसी भी तरह का मिक्सअप नहीं होगा, किसी भी तरह का अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा, ये प्रॉपर कवर्ड होंगे, यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। देन लिमिटेड क्वांटिटीज़ ऑफ अनट्रीटेड सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, ये सब चीज़ों को इसको यहाँ पर इस तरह से ट्रीट किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फार्मास्यूटिकल्स आफ्टर इमोबिलाइजेशन, पहले हम उसका इमोबिलाइज करते हैं, उसके बाद उसको यहाँ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सेकेंड मेथड इज द वेस्ट इमोबिलाइजेशन, दैट इज इनकैप्सुलेशन। अब ये जो तरीका है इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक कंटेनर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रम्स लेते हैं, तो ड्रम्स को हम पहले क्लीन कर लेते हैं, अंदर से उसको क्लीन कर लिया, उसमें कोई भी अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है हजार्डस है वो सब हम हटा देते हैं। उसके बाद उसको 75% कैपेसिटी तक जो वेस्ट होता है उससे उसको हम फिल कर देते हैं, 75% कैपेसिटी के बाद। और उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस होता है उसमें हम लाइम, सीमेंट और वाटर इन 15:15:5 बाय वेट, प्लास्टिक, फोम और सैंड, इन सब चीज़ों से उसको कवर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं हुआ, वो इमोबिलाइज हो गया, वो एक जगह फिक्स हो गया, ठीक है, अब वो मूव नहीं करेगा। तो सॉलिड्स हैं, सेमी सॉलिड्स है, पाउडर्स है, लिक्विड है, एंटी नियोप्लास्टिक है, कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, इन सब चीज़ों को इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है, दैट इज वेस्ट इमोबिलाइजेशन। सेकेंड थिंग इज दी वेस्ट इमोबिलाइजेशन इनर्शियाइजेशन। इनर्शियाइजेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का क्या कहना चाहिए वेरिएंट ही है एनकैप्सुलेशन का, अभी हमने पढ़ा था, ये उसी के तरह का होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे पिल्स होती हैं उसको हम पहले तो पैकेट से रिमूव कर लेते हैं, जितनी भी टैबलेट्स वगैरह होती हैं सबको हम कार्टन से, पैकेट से बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको ग्राउंड करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, पहले उसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया, उसका पूरा एक पाउडर बना लिया, देन उसको मिक्स कर देते हैं वाटर, सीमेंट और लाइम से, और इससे एक होमोजीनियस एक अच्छा पेस्ट बना लेते हैं। और ये जो पेस्ट होता है इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिक्विड स्टेट में बाय कंक्रीट मिक्सर ट्रकर्स एंड लैंडफिल एंड डिकेंटेड इनटू नॉर्मल अर्बन वेस्ट। तो अब इसके बाद जब इसको हम नॉर्मल अर्बन वेस्ट में फेंक देते हैं,
ठीक है, इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं इस तरह से। अब ये जो पेस्ट होता है ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद सेट हो जाता है और एक सॉलिड मास बना लेता है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल वेस्ट होता है। उसके साथ आप ये सारी चीज़ें मिला दीजिए, सीमेंट और लाइम, वो अपने आप हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे कि हम किसी भी वेस्ट को इमोबिलाइज कर सकते हैं, उसको मतलब आप उसका जो मूवमेंट होगा उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। नाउ द अप्रोक्सीमेट रेशियो बाय वेट फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए 65% लाइम, 15% सीमेंट, 15% वाटर, 5% और मोर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर लिक्विड कंसिस्टेंसी, ये हम प्रोपोर्शन यूज करते हैं। सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, पाउडर, एंटी न्यूप्लास्टिक कंट्रोल सब्सटेंसेस के लिए इसे यूज किया जाता है। नाउ द फोर्थ मेथड इज द सीवर, ठीक है, सबसे आसान सा तरीका कि कोई भी वेस्ट है उसको सीवर में डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। लेकिन अगेन some liquid pharmaceuticals, for example syrup, intravenous IV fluids can be diluted with water and flushed into sewers in small quantities। हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी इस तरह का फॉर्मुलेशन है जिसको हम डिस्पोज कर रहे हैं सीवर में, तो उसे स्मॉल क्वांटिटीज में डिस्पोज ऑफ किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट सीरियस पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। देन diluted liquid, syrup, intravenous fluids, small quantities of diluted disinfectants, ये सब चीज़ें हम सीवर में डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर एंटी नियोप्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एंटी नियोप्लास्टिक्स में क्लासिफाइड है, ठीक है, अनडाइल्यूटेड डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे डिसइंफेक्टेंट जिसको कि आपने प्रॉपरली डाइल्यूट नहीं किया है, तो ऐसी जो चीज़ें होगी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगी, और इसीलिए एंटीसेप्टिक्स हैं, अनडाइल्यूटेड डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी न्यूप्लास्टिक, ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उसको हम डिस्पोज ऑफ सीवर के थ्रू नहीं करते। नेक्स्ट थिंग इज द बर्निंग इन ओपन कंटेनर्स, ठीक है। तो अगेन ये नाम से ही थोड़ा इंटरप्रेट आपने कर लिया होगा। Pharmaceutical should not be destroyed by burning at low temperature in open containers as toxic pollutant may be released into air, ठीक है। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो रिलीज होंगे अगर आप उसको ओपन कंटेनर में इस तरह से बर्न करेंगे। पेपर एंड कार्डबोर्ड पैकेजिंग इफ दे आर नॉट रिसाइकल्ड मे बी बर्न। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, प्लास्टिक हाउएवर मस्ट नॉट बी बर्न, ठीक है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, जो पेपर होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव दैट टेक्नोलॉजी। अब ये जो पीवीसी ये सब प्लास्टिक है, इसको अगर हम बर्न करेंगे तो उससे तो पॉल्यूशन होगा, ये सब चीज़ों को नहीं किया जाता है। वाइल बर्निंग द फार्मास्यूटिकल वेस्ट इज़ नॉट एडवोकेटेड एज ए मैथड ऑफ डिस्पोजल, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ नॉट इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड, है ना। इसे मतलब अगेन हमें प्रॉपर मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से बचना चाहिए ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। नेक्स्ट मेथड इज द मीडियम टेम्परेचर इंसिनरेशन। बेसिकली इसमें होता है कि दो चैम्बर होते हैं, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, एक तो ये पहला वाला चैम्बर है और ये दूसरा वाला चैम्बर। इसमें दो चैम्बर होते हैं और ये ऑपरेट किया जाता है 850 डिग्री सेल्सियस में, मतलब कम टेम्परेचर पे इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल जो होता है बर्न होता है, ठीक है, यहाँ पर हम बर्नर लगा के रखते हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बर्न होता है। बर्न होने के बाद जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं ऊपर आते हैं, तो ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स को बर्न करने के लिए यहाँ पर दूसरे चैम्बर में यहाँ वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली टू चैम्बर्स, एक में सॉलिड वेस्ट बर्न होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके फिर जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग बर्न होते हैं, और जो ऐश होता है वो नीचे वाले जो क्या बोलते हैं इसमें चैम्बर होता है उसमें इकट्ठा होता रहता है। सो दिस इज एक्चुअली द टू चैम्बर इंसिनरेटर, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, पाउडर्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। देन हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर, और उसमें फ़र्क ये है कि उसमें दो चैम्बर होते हैं, इसमें एक ही चैम्बर होता है, और ये ऑपरेट होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर में एट अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ भी सॉलिड होगा वो इसी के अंदर बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर। सॉलिड, सेमी सॉलिड, पाउडर, एंटी नियोप्लास्टिक कंट्रोल सब्सटेंसेस को हम इस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं।
देन केमिकल डिस्पोजिशन इज ऑल्सो एन ऑप्शन. अगर इंसिनरेटर हमारा काम नहीं आ रहा है देन केमिकल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं. कैसे? 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या फिर कोई और अप्रोप्रिएट रिएजेंट को यूज़ करके हम केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? पहला चीज़ कि आपको एक तो केमिकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. कोई ऐसा आपको पर्सनल रिक्रूट करना पड़ेगा जो कि आप ये केमिकल्स को हैंडल कर सके प्रॉपरली. नो, केमिकल इनएक्टिवेशन इज टेडियस. ये कोई आसान चीज़ नहीं है. आप है ना, हमें ऐसा सुनने में लग रहा है कि इट इज़ वेरी इजी, अरे तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है. केमिकल रिएक्शंस की समझ होना ज़रूरी है कि कब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, कब कंप्लीट होगी. तो ये एक टेडियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और काफ़ी आपको यहाँ पर केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे, है ना. तो ये सब एक प्रॉब्लम है. Now it can be used for the disposal of small quantities of antineoplastic. अगर एंटीन्यूप्लास्टिक आप उसको बाकी मेथड से नहीं डिस्पोज ऑफ कर पाओगे, लेकिन केमिकल डिकम्पोजिशन तो आपके लिए है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए प्रैक्टिकल है. लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर उसके लिए फिर केमिकल डिकम्पोजिशन भी कोई एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता. नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑटोक्लेविंग. ऑटोक्लेव क्या है? दैट वी ऑल नो. ऑटोक्लेविंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन. ठीक है, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन, एनाटॉमिकल, एनिमल और केमिकल्स, एनी काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल वेस्ट. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑटोक्लेव हर एक प्रोडक्ट को आप नहीं कर सकते. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट को कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट को आप ऑटोक्लेव करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे. नो, इट प्रोड्यूसर वेस्ट दैट कैन बी लैंडफिल. अब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑटोक्लेव कर दिया, वो आपका स्टरलाइज हो गया, अब आप उसको लैंडफिल कर दो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ इट रिक्वायर्स द क्वालिफाइड टेक्नीशियन. ऑटोक्लेव होगा, इक्विपमेंट है, आपको एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी. मीडियम वेस्ट और मीडियम इन्वेस्टमेंट होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें लगेगी. ये सब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि एसोसिएटेड हैं. नाउ माइक्रोवेविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोक्लेव से पहले हम माइक्रोवेव कर देते हैं ना. इसको पहले तो सब जो मटेरियल होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, उसको हम ऑटोक्लेव कर देते हैं. उसके बाद उसको श्रेड करके पहले तो एक्सेप्टेबल साइज और ह्यूमिडिफिकेशन में लाना पड़ता है. उसके बाद फिर आप उसको माइक्रोवेव कर सकते हो. नाउ इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर साइटोटॉक्सिक, हजार्डस और रेडियो एक्टिव वेस्ट. इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. प्रोड्यूसर्स वेस्ट दैट कैन बी लैंडफिल. एंड अगेन वही प्रॉब्लम है जो कि ऑटोक्लेव के साथ भी एसोसिएटेड थी. देन डीप बॉरियल इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. 2 मीटर डीप हम एक मतलब एक उसको लैंड को गड्ढा खोद के उसमें उसको लैंडफिल कर सकते हैं, हाफ फिल्ड विद वेस्ट, और उसके बाद लाइम से उसको कवर कर देते हैं 50 सेंटीमीटर पे, और उसके बाद उसको कवर कर देते हैं. तो इस तरह से भी हम जो डिस्पोज होता है, वेस्ट होता है, उसको डिस्पोज कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वहाँ पर फ्लडिंग नहीं होना चाहिए. अगर ऐसे एरिया में आपने इस काम को किया जहाँ पर फ्लडिंग फ्रिक्वेंटली होती है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो वेस्ट होगा वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगा. तो अगेन दैट मे कॉज द प्रॉब्लम. इसलिए ऐसी जगह पे ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. देन पायरोलिसिस. पायरोलिसिस क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज पायरोलिसिस. ठीक है, तो पायरोलिसिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन. तो इस तरह से भी हम किसी भी फॉर्मुलेशन को या ड्रग को कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. नाउ पायरोलिसिस इज नॉट इफेक्टिव in either destroying or physically separating inorganic compounds that are coexisting with the organic in the contaminated medium. ठीक है, तो ये कुछ सबके अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. एडवांटेज इसका क्या है कि ये कोक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज अ सॉलिड रेसिड्यू ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड ऐश. ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज भी है. अब देखिए, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट है उसमें कुछ कैटेगरीज हैं बायोमेडिकल वेस्ट की. तो आप लोग ये देख रहे हैं, जैसे जैसा कैटेगरी है उसी की तरह से आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड्स. जैसे अभी वेस्ट शार्प नीडल है, तो इसके लिए डिसइंफेक्शन, केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड मल्टीलाइनेशन, श्रेडिंग एक्सेट्रा, ये सब हम परफॉर्म करते हैं. एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड जो ड्रग्स होती हैं उसके लिए हम इंसिनरेशन करते हैं. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन्ड है. वेस्ट शार्प अगर नीडल्स है, सिरिंज है, तो उसको पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, श्रेडिंग एक्सेट्रा हम परफॉर्म करेंगे.
केमिकल वेस्ट है अगेन इंसिनरेट करेंगे, प्लाज्मा पायरोलिसिस करेंगे, इस तरह की चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। केमिकल वेस्ट होता है तो उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, फॉर्मेलिन है, इन्फेक्टेड सिक्रेशन है, इन सब चीज़ों से उसको डिग्रेड किया जाएगा। सो दिस ऑल आर द रिलेटेड और टेकन फ्रॉम द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा टेबल आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ग्लासवेयर्स होगा, अगेन उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। सो दिस इज़ ऑल विद दिस टॉपिक। होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।